हेलो दोस्तों, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको अच्छे से देखें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत न्यायालयों की अधीनस्थता के संबंध में क्या प्रावधान है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 3 के अनुसार जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है और जिला न्यायालय में अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला स्तर के कौन कौन से न्यायालय जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। तो उत्तर प्रदेश में सिविल जज यानी मुंसिफ, जिसको सिविल जज जूनियर डिवीजन भी कहते हैं, एवं लघुवाद न्यायालय जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व न्यायालय किसे कहते हैं। तो सीपीसी की धारा 5 के क्लास 2 के अनुसार राजस्व न्यायालय से अभिप्राय ऐसे न्यायालय से है जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक यानी किराए, राजस्व या लाभों से संबंधित वादों तथा अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार रखता है। फिर नेक्स्ट है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं। तो किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत न्यायालय वादों, अपीलों एवं आवेदनों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिविल न्यायालय को कितने प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो सामान्यतः सिविल न्यायालय को 4 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1 स्थानीय क्षेत्राधिकार, नंबर 2 धन संबंधी क्षेत्राधिकार, नंबर 3 विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार और नंबर 4 प्रारंभिक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिविल न्यायालय को कब सक्षम न्यायालय माना जाएगा। तो किसी सिविल न्यायालय को सक्षम न्यायालय तब माना जाएगा जबकि उसमें स्थानीय क्षेत्राधिकार, आर्थिक क्षेत्राधिकार एवं विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार एक साथ निहित हों, तब उस सिविल न्यायालय को सक्षम न्यायालय यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट माना जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकार का निर्धारण कौन करता है। तो किसी न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार का निर्धारण सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, क्या किसी न्यायालय को क्षेत्राधिकार पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से दिया जा सकता है। तो वाद के पक्षकार न्यायालयों को क्षेत्राधिकार नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह न्यायालयों को विधि द्वारा प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है, धन संबंधी क्षेत्राधिकार के आधार पर न्यायालयों के कितने प्रकार होते हैं। तो धन संबंधी क्षेत्राधिकार के आधार पर न्यायालयों के निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 सिविल जज जूनियर डिवीजन, नंबर 2 सिविल जज सीनियर डिवीजन या अतिरिक्त जिला जज, नंबर 3 लघुवाद न्यायालय, नंबर 4 उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों की धन संबंधी क्षेत्राधिकारिता असीमित है। न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता हाई कोर्ट रूल से निर्धारित की जाती है, जो प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकती है। फिर नेक्स्ट है, किन न्यायालयों को केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। तो सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं लघुवाद न्यायालयों को मात्र प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ही प्राप्त है, इनको अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। फिर नेक्स्ट है, वे कौन से न्यायालय हैं जिन्हें प्रारंभिक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों प्राप्त हैं। तो सिविल जज सीनियर डिवीजन जिला जज एवं उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों प्राप्त हैं। फिर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। फिर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो संविधान के अनुच्छेद 132 एवं 133 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। फिर नेक्स्ट है, सिविल प्रकृति का वाद कहाँ परिभाषित है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 में सिविल प्रकृति के वाद को परिभाषित किया गया है। फिर नेक्स्ट है, सिविल प्रकृति का वाद किसे कहते हैं। तो सीपीसी की धारा 9 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर
पूर्ण रूप से अवलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद है। फिर नेक्स्ट है, सिविल न्यायालय सिविल प्रकृति के किन वादों का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है? तो सीपीसी की धारा 9 के अनुसार सिविल न्यायालय ऐसे सिविल प्रकृति के वादों का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है जिन्हें संहिता के अधीन अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से अपवर्जित कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, क्या सिविल न्यायालय को सामाजिक प्रकृति या विशुद्ध रूप से धार्मिक रीति या कर्मों के विचारण का अधिकार है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि विशुद्ध सामाजिक या जातिगत या धार्मिक कृत्यों पर आधारित वादों को सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना गया है। फिर नेक्स्ट है, ऐसा वाद जिसमें जातिगत मामला मुख्य हो तथा पद या संपत्ति मुद्दा गौड़ हो यानी सेकेंडरी हो, तो क्या इसे सिविल प्रकृति का वाद माना जाएगा? तो इसका आंसर होगा नहीं, ऐसा वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मुख्य प्रश्न जातिगत कृत्य से संबंधित है। ठीक है, अगर जो मुख्य प्रश्न जो है अगर जो मुख्य प्रश्न संपत्ति से संबंधित होता या पद से संबंधित होता तो वो सिविल प्रकृति का होता, लेकिन यहाँ पे मुख्य प्रश्न जो है वो जातिगत मामला है, इस वजह से ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है, क्या पद के साथ शुल्क या पद का किसी विशिष्ट स्थान से संलग्न होना सिविल प्रकृति के वाद के लिए आवश्यक है? तो ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा होना आवश्यक नहीं है। संहिता की धारा 2 के स्पष्टीकरण 2 से यह स्पष्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, क्या पद से संलग्न गरिमा या सम्मान को स्थापित करने का वाद सिविल प्रकृति का है? तो ऐसा वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। फिर नेक्स्ट है, क्या धर्मनिरपेक्ष वाद सिविल प्रकृति का वाद है? तो धर्मनिरपेक्ष वाद चाहे पारिश्रमिक से संलग्न हो या नहीं, सिविल प्रकृति का वाद होता है। फिर नेक्स्ट है, क्या मत देने का अधिकार का वाद सिविल प्रकृति का वाद है? तो मत देने के अधिकार का वाद एक सिविल अधिकार है, जब भी इसका हनन होगा दीवानी वाद लाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, क्या पद से संबंध केवल गरिमा बचाने का वाद सिविल प्रकृति का वाद है? तो इसका आंसर होगा नहीं। संहिता की धारा 9 सिविल प्रकृति के वादों का उल्लेख करती है। एक वाद सिविल प्रकृति का होगा यदि उसमें मुख्य प्रश्न किसी सिविल अधिकार की अवधारणा तथा उसके प्रवर्तन से संबंधित हो। सेवा अभिलेख में जन्मतिथि सुधार, पूजा करने के अधिकार की घोषणा, धार्मिक पद के लिए वाद सिविल प्रकृति है, किंतु पद से संबंध केवल गरिमा बचाने के लिए वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। क्या सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध वाद सिविल प्रकृति का वाद है? तो इसका आंसर होगा नहीं। सीपीसी की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। इसी प्रकार केवल धार्मिक अधिकारों को अंतर्ग्रस्त करने वाला वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। फिर नेक्स्ट है, क्या राजनैतिक प्रश्नों से संबंधित वाद सिविल प्रकृति का वाद है? तो इसका आंसर होगा नहीं। सिविल प्रकृति के वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के स्पष्टीकरण 1 में परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है सिविल प्रकृति का वाद है। राजनैतिक प्रश्न ना तो संपत्ति संबंधी है और ना ही पद संबंधी है, इसलिए ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। फिर नेक्स्ट है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक सम्मान तथा विशेषाधिकार की घोषणा प्राप्त करने के अधिकार को सिविल प्रकृति का नहीं माना? तो ये केस था श्री वी रामानुज बनाम श्री रंगा रामानुज AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट का वाद था। फिर नेक्स्ट है, क्या सिविल न्यायालय किसी न्यायाधिकरण द्वारा संज्ञान लिए जाने वाले मामले का संज्ञान ले सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। ऐसे मामले का संज्ञान केवल न्यायाधिकरण विशेष ही ले सकता है, क्योंकि उस न्यायाधिकरण विशेष को पर्टिकुलर उसी मामले का संज्ञान लेने के लिए ही, उसका डिसीजन देने के लिए ही इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये तो था CPC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसको आप लोग अच्छे से देखें, तैयार करें। थैंक यू।